सो हाय एवरीवन, लेक्चर नंबर 2 के अंदर तुम्हारा स्वागत है। और हम जल्दी जल्दी अपने आगे बढ़ जाएंगे, 11th भी करने वाले हैं। मैं इसके बाद सेक्सुअल वाला फ्लावरिंग प्लांट जो भी चैप्टर है वो लेकर आऊँगा, एंड देन उसके बाद मैं तुम्हारा 11th कराऊंगा, एनिमल किंगडम। देन फिर जेनेटिक्स करेंगे। देन मतलब 50 दिन के अंदर ना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और इस चैप्टर को तुम हल्के मत लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान देंगे इसके चैप्टर के विपरीत हम। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़कर आना, पहले ही बोल दूँ, बहुत चीज़ें इसकी यूज़ होगी, उसके कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। जस्ट लाइक मैं तुम्हें अगर एक क्वेश्चन आउटपुट कर लो तो मुझे अभी के अभी कमेंट में बताना, क्योंकि वो तो बाद में बता ही दूंगा मैं चैप्टर के दौरान। बट तो मुझे अभी बताना कि प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, सिंगल प्रोजेस्टेरोन लेवल हमारा बढ़ रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा या पॉजिटिव फीडबैक जाएगा? किसको? हॉर्मोन्स को, यानी कि GnRH को, FSH को, LH को। इनमें नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, और इसके कारण क्या ओव्यूलेशन होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब जल्दी से अपने इस चैप्टर को स्टोरी वाइज अच्छे से पढ़ते हैं। पहले ही बोल रहा हूँ, पूरा फोकस से सुनना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैं NCERT भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, NCERT पूरी पढ़ा दूंगा। इसके बाद तुम्हारी ड्यूटी होगी कि तुम पढ़कर जाओ NCERT को, ठीक है। जो टॉपिक्स रह जाएंगे, बाकी कोशिश रहेगी मैं पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ले लो यार। एक ना हमारे पास एजेंसी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो उसने क्या बोला, एक इंसान ना रिप्रोडक्टिव फिट तब होगा जब वो फिजिकली फिट हो, सोशली फिट हो, बिहेवियरली फिट हो एंड इमोशनली फिट हो। तो बेसिकली इसने ये सिंपल सा बोला, अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है भाई, सोशली भी फिट है, दिमाग से फिट है, इमोशनली फिट है और नेचर वाइज भी फिट है ना, तो वो पूरा स्टेबल हो सकता है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो उसने एक टर्म दे दी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स ऑल, ठीक है, जिसमें हमारे पास फिजिकल आ गया, सोशली आ गया, बिहेवियरली आ गया, इमोशनली चीज आ गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल एंड सोशली, बिहेवियरली एंड इमोशनली, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे ना हमारे पास प्लानिंग करते गए भाई, अच्छा इंसान तो हमने ढूंढ लिया, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट कब? अब ना हमारे पास ईयर आ गया 1951 के दौरान हमने ना प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। और इंडिया तो भाई रहता ही हमारा सबसे आगे है, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट अमंगेस्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब कब स्टार्ट कर रहा था? 1951 के अंदर। पूरा स्टोरी वाइज सुनना, उसके अंदर इसके अंदर बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारे पास पहली एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने पर्सन डिवाइड कर दिया कि अच्छा उसके अंदर ये चीज़ें होगी, तब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड हो, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तब वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो सकता है बंदा, ठीक है। देन हमने प्लानिंग करी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लाए 1951 के अंदर, और इंडिया वॉज द फर्स्ट अमंगेस्ट कंट्री, ठीक है। देन हमने चाइल्ड के बारे में जरा सोचते हैं थोड़ा सा यार, हमने इतने बड़े महान आदमी के बारे में तो सोच लिया, बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाए, और इन्हीं प्रोग्राम्स को बोलते हैं बेटर प्रोग्राम्स, और यही बेटर प्रोग्राम्स थे अब तक के, ठीक है। तो जितने भी गए ना, हमने प्लानिंग प्रोग्राम्स लिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल के चला गया, तो अब अपने पास आती है अपनी RCH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटर प्रोग्राम्स, और इनका एम क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करे भाई। जब तक जागरूकता ही नहीं आएगी किसी के बीच में, जब तक तुम्हें ज्ञान की पूर्ति ही नहीं होगी, किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, अच्छा ये चीज़ होने से ये चीज़ हो सकती है, अच्छा ये चीज़ होने से तुम्हारे पास STDs हो सकती है, ये चीज़ होने से ये चीज़ हो सकती है, तो जब तक तुम्हारे पास ज्ञान की जागरूकता ही नहीं आएगी, और तो क्या ही होगा? वही बात बोले ना, तो एम क्या था RCH का कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है। देन मेजर रोल किसके द्वारा प्ले करा जा रहा था? पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा और क्लोज रिलेटिव के द्वारा, ओके। बेसिकली ये पोर्शन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो ही गया होगा। देन स्ट्रैटेजीज पे आते हैं, ठीक है। देखो अब स्ट्रैटेजीज क्या रही भाई, किसी भी प्रोग्राम्स को लाने के लिए ना बहुत अच्छी खासी अपनी वो रहती है, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग्स वगैरह, ठीक है। देन हमने क्या करा, तो हमने न्यूज़ में छाप दिया भाई, अच्छा तुम ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, रेडियो के द्वारा तुम पहुंचा दो सबको न्यूज़ वगैरह, ठीक है। तुम स्कूल्स में प्रमोट कर दो कुछ चीज़ें, देन तुम अपना ये इन चीज़ों को क्वालिटी दे दो कि तुम, और मैरिजेबल तुम एज लगा दो कि अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा अपना हम स्ट्रैटेजीज के केस में पढ़ेंगे। तो वेरियस ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स प्रिंट मीडिया के द्वारा रन किया गया बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। ये सब रहता है अपना कि तुमने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स दे दिए टू क्रिएट अवेयरनेस। बेसिकली एम तो यही था ना
क्रिएट अवेयरनेस करे सबके बीच में। जेंडर तुमने इक्वालिटी दे दी, ठीक है, फीमेल्स को एंड मेल्स को। सेक्स एजुकेशन वॉज प्रमोटेड इन स्कूल, पीपल शुड अवेयर अबाउट सेक्स क्राइम एंड सेक्सुअल अब्यूजेस। देन अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हो जाती है, ठीक है। अब ना मैं जब ना क्लास 12th में था एंड 9th में था ना, बेसिकली मैंने सर से पूछा था ये क्वेश्चन और ना जब सर वगैरह पढ़ाते थे कॉन्डम ये सब चीज़ें एंड बहुत सारी चीज़ें, तो मैं जनरली सर से पूछा था, सर जब बच्चा ही करना और जब अगर नहीं करना बच्चा तो सेक्स क्यों करना है। मैं डायरेक्ट आउटपुट करता है, मैं बहुत ज़्यादा ओपन था अपने टीचर के साथ। एंड मैं यहाँ पर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ही फ्रैंक रहो तुम्हारे साथ एंड पूरा तुम क्वेश्चन को जो भी आ रहा है उसको समझो, पूरा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेसिकली। तो फिर मैंने सर से पूछा, सर कि तो करना ही क्यों है भाई अगर बच्चा ही नहीं चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, सर मुझे बोलते तू योगा वाला बच्चा है ना, तो इस करके ना तेरे को ये कि जनरेशन पर्सपेक्टिव ही तुम्हारा स्पर्म एंड ये चीज़ें होती हैं। मैंने वो बोला वो तो एज यूजुअल बात है ही सर, ये तो जनरल सी बात है क्योंकि जनरेशन पर्सपेक्टिव ही बनाई गई ये चीज़, बट फालतू में ये एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है, जब इतनी वाइटल एनर्जी है उसको तुम यूज़ करो ना अच्छी उस चीज़ में। तो मैंने सर को ये आउटपुट करा, तो सर वॉज लाइक ब्लैंक, देन आई ऑल्सो ब्लैंक। मैं बोला कोई नहीं सर, चलिए पढ़ते हैं। हमने इतने पढ़ लिए। देन 5th में तुम हम ये पढ़ रहे थे कि अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, देन अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का तुम अवेयरनेस कर दो, ठीक है। 7th में तो हमने क्या करा, CDRI, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के अंदर तुम्हारे पास सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देन उसने डेवलप करी सहेली, दैट वाज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि वंस अ वीक पिल थी। हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या पॉइंट्स बोले, मैंने बोला ऑडियो विजुअल्स प्रोग्राम्स कर दो, दूसरा जेंडर इक्वालिटी कर दो, सेक्स एजुकेशन प्रमोट कर दो स्कूल्स के अंदर, ठीक है। 4th पीपल को तुम अवेयर कर दो अबाउट सेक्स क्राइम सेक्सुअल अब्यूजेस, देन अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कर दो, ठीक है। देन अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन कर दो, देन CDRI ने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंट्रोड्यूस कर दी, काम खत्म। देन 8th में पढ़ते हैं अम्यूनोसिंथेसिस, ठीक है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड परफॉर्म्ड 14 से 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। वेट, मुझे ना वो गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। रुक जो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है बेसिकली। तुम ये लो, देखो ये देख रहे हो तुम, पूरा का पूरा ये बच्चा है और ये माँ का पेट है, इसके अंदर हम इंजेक्शन ठोक रहे हैं, दैट वाज नॉट अ इंजेक्शन प्रॉपरली। इससे क्या करा जा रहा है, अम्यूनोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि बच्चे को ना मार रहे हैं, पेट के अंदर ही अबॉर्ट कर रहे हैं, यानी एबॉर्शन हो रहा है बच्चे का, जो कि अब सुनना ध्यान से, अब ये बैन हो चुका है, अपना इस पे लग चुका है स्टैट्यूटरी बैन, ठीक है। अब ये कब परफॉर्म हो सकता है, या तो 14 से 18 वीक्स की प्रेगनेंसी परफॉर्म हो सकता है, वो भी कब, जब जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए बच्चे में, वही बोलता है ये। इसमें से हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन टू एनालाइज एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें से हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और मुझे बताना कमेंट करके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है एमनियन किसका बना होता है, मतलब एंडोमेट्रियम का है, फिटरनल पार्ट है, मेटरनल पार्ट है, मुझे कमेंट करना। बहुत अच्छे से बताया था, या अपना एपीब्लास्ट है, एंड ऑप्शन तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि तुम परफॉर्म तब कर सकते हो कि जब बच्चे के अंदर डिसऑर्डर हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी, ठीक है। 9th में देखते हैं अपना हम पूरा क्या बोल क्या रहा है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, दिख तो रहा है ना तुम्हें प्रॉपर, हाँ देखो ये अपनी बीमारी हो तो हम कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। देन इट वॉज बैन्ड इन इंडिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू इंक्रीज केसेज ऑफ फीमेल फिटिसाइड, यानी अगर ये क्या समझाऊँ, मतलब हाँ जैसे कि माँ के पेट के अंदर फीमेल पैदा होगी ना, तो उसको ही बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड, यानी कि पेट के अंदर ही मार देना, फिटिसाइड करते हैं भाई, हमने एक फीमेल को ही मार दिया, और ये बहुत ज़्यादा केस बढ़ गया था। वेट, मुझे ना कॉपी सीधी रखने को, सॉरी, हाँ अब सही है। नाउ 9th पॉइंट पढ़ते हैं, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन तुम कर दो प्रॉपर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर दो टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज, ठीक है। ये तो समझ आ रहा होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो, तो हमने यूज करा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अब जो इस चीज को जानबूझ से करता है वो तो फिर माँ ही मूर्ख होता है। पोस्ट नेटल केयर, हमने क्या करा कि आफ्टर बर्थ बच्चे की केयर रखना स्टार्ट करी, यानी
पहली येलोइश बॉडी जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होती है। पहला येलोइश अपना मिल्क होता है ना, वो जिसमें एंटीबॉडी कौन से रिच होते हैं, मुझे कमेंट करना विच एंटीबॉडी इज रिच इन कोलेस्ट्रॉम। और मैंने बहुत अच्छे से बताया था प्लेसेंटा के अंदर कौन सी है और कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी है, ठीक है। तो यही फायदा होता है, तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से तुम्हारे कंसेप्ट बहुत बिल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट 12th पॉइंट, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स। अब सक्सेसफुल तुम्हारा इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, धीरे धीरे होगा ना इम्प्लीमेंट। तुम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो, यानी हॉस्पिटल्स, ठीक है, बना दो, क्लिनिक्स बना दो, प्रॉपर अच्छे से कर दो, एक्सपर्टीज ले आओ, नर्सेज, डॉक्टर एक्सेट्रा, मटीरियल अवेलेबल होना चाहिए इजीली। तो मेरे साथ रिपीट करोगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिकली हमने क्या पढ़ा, मुझे ज़रा बताओ। हमने सिर्फ पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्लूड, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड क्या कर रही है, सारा फिजिकल सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। देन फैमिली प्रोग्राम्स लिए आपने 1951 के अंदर, इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। देन अपना RCH आया, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो कि इनको बोलते हैं बेटर प्रोग्राम्स, ठीक है। एम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस। और मेजर रोल किसके दौरान प्ले करा गया? पेरेंट्स के दौरान, टीचर्स के दौरान, फ्रेंड्स के दौरान, क्लोज रिलेटिव के दौरान। स्ट्रैटेजीज क्या क्या रही? अपनी टोटल 12 स्ट्रैटेजीज रही। पहला, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स लिए, ठीक है, जो कि रन बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड, अपना जेंडर इक्वालिटी लिया है। तीसरा, अपना हमने सेक्स एजुकेशन प्रमोट कर दी। फोर्थ, अपना हमने क्या कर दिया, पीपल के बीच में अवेयर कर दिया सेक्स क्राइम एंड सेक्सुअल अब्यूजेस के दो, वो क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी, पीपल शुड अवेयर अबाउट सेक्स क्राइम्स एंड अब्यूजेस, ठीक है, वो भी कौन से, सेक्सुअल अब्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, देन अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। देन अपना CDRI ने क्या लॉन्च करा, सहीली, जो कि 1 वीक पील है। एंड देन इम्यूनोसेंसेंसिस कर दिया, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुई थी एंड दैट वाज परफॉर्म्ड फ्रॉम 14 से 18 वीक्स के दौरान ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड देन हम उसमें से क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। देन उसको एनालाइज करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से थे अपने पास? सिकल सेल अनीमिया एंड अपना हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और ये बैन हो गया था, क्यों? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड हो रही थी। देन फिर हमने क्या बोला, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हो रहा है एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देन हमने क्या करा, हमने यूज़ तो करा इसका प्रॉपर, देन अपने पोस्ट नेटल केयर भी करी, देन अपना इम्प्लीमेंटेशन भी करा। क्या? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आई होप 10 मिनट के अंदर लगा के पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया होगा। लेट मी ड्रिंक अ वाटर। तुम्हें पता है एक लेक्चर को बनाने के लिए मतलब इतनी मेहनत लगती है यार। ऑलरेडी मैंने नोट्स लिख रखे हैं, देखो इसके, बट लैंडस्केप मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपरली अच्छे से लिखा एज पर, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ें भी करी हैं और NCERT भी रखी है। तो मतलब इसको लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले बहुत चीज़ें मुझे लिखनी पड़ती हैं एंड तैयार करनी पड़ती है कि ताकि मैं गलत ना हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से डिलीवर कर दो कंटेंट में। नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। ये तो तुम्हें डाटा एज इट इज़ याद रखना होगा और ये वाली चीज़ें मैं तुम्हें क्विक ऐसे समझा दूंगा। ये देखो पहले तुम डाटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ, 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। देन अपना 2000 के दौरान अपनी कितनी पॉपुलेशन रहेगी? क्लोज टू 1 बिलियन। और 2011 के दौरान 1.2 बिलियन रह गई, ठीक है। और वर्ल्ड की क्या थी 1900 में? 2 बिलियन। और 2000 के दौरान कितनी थी? 6 बिलियन। और 2011 के दौरान थी अपनी 7.2 बिलियन। ये डाटा तो तुम्हें एज इट इज होना चाहिए यार। तुम ना लिखो यार, लिख के प्रैक्टिस करो डाटा को, जब आ जाता है या कोई टर्म आ जाती है, ठीक है। और तुम ना हर टॉपिक क्लोज हो जाने के बाद या तो तुम नोट्स लिख लो या तो तुम प्रिंट आउट लिखवा लो। अब मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है। ओके, वापस रिपीट करूँगा। इंडिया के इंडिपेंडेंस क्या बोल रहा हूँ मैं यार, इंडिपेंडेंस के दौरान कितनी थी अपनी पॉपुलेशन? 350 मिलियन। और 2000 के दौरान अपनी कितनी थी? क्लोज टू 1 बिलियन। और 2011 के दौरान 1.2 बिलियन। वर्ल्ड की कितनी थी 1900 में? 2 बिलियन। और 2000 में कितनी थी? 6 बिलियन। और 2011 में कितनी थी? 7.2 बिलियन। डन। फैक्टर जो अफेक्ट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को, देखो नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट, नंबर ऑफ न्यू बेबी बॉर्न, कितने बोर्न हुए हैं, ठीक है भाई। अगर पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा? बढ़ेगा ना, वही बात होगी। तो नेटैलिटी मतलब
सॉरी बर्थ रेट, ठीक है। देन मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, उसका उल्टा। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है। डेथ कितनी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन उतना कम होगा, ठीक है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि डेथ ऑफ मदर, वो भी वाइल गिविंग बर्थ। ये समझ आ रही है ना प्रॉपर टर्म्स क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जितना ज़्यादा डेथ होगा उतना कम साइज होगा। अब जितना ज़्यादा तुम्हारा डेथ होगा मदर का भी जो वाइल गिविंग बर्थ, तो उतना ही कम पॉपुलेशन साइज। 4 चीज़ें समझ आई तुम्हें, ठीक है। 4 आई पूरी की पूरी प्रॉपर। नेक्स्ट 5th पे बढ़ते हैं। 5th क्या कहता है? 5th इज सेइंग, देखो जो अपने जो एज होती है ना 14 से 15 या 18 तक, ये तुम्हारे पास होती है प्रॉपर रिप्रोड्यूसिबल एजेस ग्रुप। जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज तुम्हारी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब ये ध्यान समझना। एक होता है आइमिग्रेशन। आइमिग्रेशन मतलब ऐड ऑन होना। जब ऐड होगा पॉपुलेशन के अंदर, ऐड होगा तो पॉपुलेशन बढ़ाएगा, है ना। और इमिग्रेट करेगा यानी एग्जिट करेगा तो यानी कि पॉपुलेशन घटाएगा, सिंपल। नोट पॉइंट डालते हुए मैं एक चीज बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, ठीक है। आई 2000 पर 1000 ईयर, ठीक है। समझ आया पूरा प्रॉपर? मतलब क्या बोल रहा है, 2011 के दौरान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, 2% से भी कम। ये चीज ध्यान रखना प्रॉपर है। अब नाउ व्हाट कैन बी डन टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब हम क्या कर सकते हैं ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। देखो अपना तुम मैरिजेबल एज को देख लो भाई, तुम 21 की एज तक तो मेल का रख दो और 18 तक तुम्हारे फीमेल का रख दो, क्योंकि ना कुछ जगह पर ना फीमेल की बहुत जल्दी मैरिज हो जाती है। दैट्स वाई हमने ये चीज़ लगा दी, बट फॉलो नहीं होता यार हर जगह, हमें पता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा मैं, इंटेंसिव टू स्मॉलर फैमिलीज। मोटिवेट कर दो यार तुम उन्हें, ठीक है। तो मोटिवेट कर दो ताकि जैसे अपना होता है ना स्लोगन्स आती है अपना, हम दो हमारे दो, छोटा छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे तुम ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स वॉज प्रमोटेड। हमने अपना ये लिया है कि तुम ये चीज़ यूज़ कर लो ताकि उससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाए प्रॉपरली। तो यही सब मेजर थे एंड ये दैट वाज द बेसिक पोर्शन जो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तीसरी बात करें, देखो अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या है, एनी मेथड्स और डिवाइसेस दैट कंटेन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन हम इस्तेमाल करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, देखो इजी टू यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, प्राइवेसी मिलनी चाहिए यार, ठीक है। एंड लीस्ट साइड इफेक्ट्स होना चाहिए, रिवर्सेबल भी होना चाहिए, ठीक है। जब हमारी इच्छा चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी होना चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन जनरल पॉइंट है, इनको कोई तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स को, ये जर्नली पॉइंट है और इनसे पूछता भी नहीं नीट वगैरह। बेसिकली ये तो दिमाग से हो जाता है लॉजिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। टेम्पररी मेथड्स होते हैं एंड परमानेंट मेथड्स होते हैं। देखो परमानेंट मेथड परमानेंट हो चुके हैं यानी रिवर्सिबल होंगे ही नहीं। ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या कर रहे हो तुम, कट कर रहे हो, किसका कट कर रहे हो, फीमेल का, यानी तुम अपना उसका वास डिफरेंस कट कर रहे हो, टाई कर रहे हो, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या कर रहे हो, तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब का कट कर रहे हो, ट्यूब, ठीक है, यानी फेलोपियन ट्यूब। वासेक यानी वास डिफरेंस, नाम से समझ आ रहा है ना, रिवर्सिबिलिटी होगी ही नहीं। बट टेम्पररी मेथड्स में रिवर्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड्स के अंदर 3 मेथड्स आते हैं जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेफ पीरियड, विड्रॉल मेथड्स, लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, आईयूडीज और ओरल एंड देन इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पढ़े देन उसके बाद इसकी एक बार हम एनसीईआरटी रीड कर लेंगे यहाँ तक कि देन अपना हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर। देखो टेम्पररी मेथड्स, नेचुरल मेथड्स के अंदर बात करता है, मतलब टेम्पररी मेथड के अंदर नेचुरल मेथड आता है जिसमें हमारे पास फर्दर आता है सेफ पीरियड, जिसका दूसरा नाम होता है रिदमिक मेथड्स, ठीक है। कैलेंडर मेथड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिनेंस। ये समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है अपना इन चीजों को, तो मेरे साथ तुम बोला करो यार। सेफ पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, रिदमिक मेथड्स, ठीक है। और तुम क्या बोल रहे हो इसको, अपना कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक एब्सिनेंस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से प्रॉपर, इसमें होता क्या है,
कपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं अपना क्वाइटस 10 से 17वें दिन में ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, जब तुम्हारा ओव्यूलेशन फेज होता है ना, तब उस दौरान तुम्हारा कपल्स इंटरकोर्स अवॉइड करता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, और जिसमें कि जिनको बच्चा चाहिए वो इन दौरान कर दो, बहुत अच्छा विकास होगा स्पेशली, ठीक है। एंड प्रॉपर उसके लिए मैच्योर स्पर्म होना चाहिए। समझ आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें 10 से 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज चांसेस ऑफ ओवुलेशन इज हाईएस्ट एट दिस फेज। तो जब तुम्हारा ओवुलेशन ही चांसेस होगा, जब तुम्हारा ओवम ही आ जाएगा रिलीज होके, देन तुम्हारा फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा इजीली। तो इसलिए बोल रहा है पीरियोडिक एब्सिनेंस कि 10th से लेके 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुम अवॉइड करो। क्यों भाई, मुझे खुद बताओ। देखो स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन होती है ना। एंड ओवम की कितनी लाइफ होती है, 1 दिन। अब तुम ना पूरा फोकस से सुनना। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ देखना यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ले लो तुम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। मैं ले लो पूरा का पूरा, तुम यहाँ पे ले लो। अब देखो मैंने क्यों बोला तुम इसमें अवॉइड करो। अब मुझे खुद बताना, अगर हमारा स्पर्म आ रहा है 10th दिन पे, 3 दिन तक तो अपना सर्वाइव कर रहा है ना, ठीक है। और मान लो किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है 26 दिन की, तो भाई प्रेगनेंसी होना हाजिर है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर तुम्हारे पास 26 दिन की है और तुम फर्दर ले आओ, तुम स्पर्म अगर 13वें दिन पे कर रहे हो, 1, 2, 3, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कर रहे हो, ऐसे अगर 14th वाली होगी तो महिला की कितनी साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन होगी। समझ आया है नहीं आया, तो इस करके हम अवॉइड करते हैं इस चीज में। समझ गए तुम प्रॉपर। नेक्स्ट विड्रॉल मेथड, इसमें क्या होता क्या है विड्रॉल मेथड के अंदर, क्या बोल रहा है मैं, क्वाइटस इंटरप्टस होता है, क्वाइटस इंटरप्टस होता है, इंटरप्टस सॉरी मेरे घर के अंदर कोई आ गया था अभी मैं एकदम वो डर गया था यार, बहुत पसीना आया। देखो विड्रॉल मेथड का दूसरा नाम है क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि हाईएस्ट फेलियर रेट यहीं पर होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होता है, मेल विड्रॉल इट्स पेनिस, ठीक है, फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन। तो हाईएस्ट फेलियर रेट तो इसके अंदर होंगे ना। तुम्हें समझ आ गया होगा इंग्लिश से कि मेल अपना पीनिस निकाल देता जस्ट बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम द वेजाइना। समझ गए। नेक्स्ट तीसरा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल मतलब कि लैक्टेशन फेज, लैक्टेशनल मतलब कि लैक्टेशन वाला फेज, एंड एमनोरिया ए मतलब एब्सेंस, एंड मेनोरिया मतलब कि मेंस्ट्रुअल वाला चीज, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन फेज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये बताया था ना, मत भूलना मैंने क्या बताया था, तुम्हारे पास एक हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में से तुम्हारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हमारा हो रहा है, ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो रहा है जो कि अपना रिलीज कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और तुम्हारे पास बनाएगा तुम्हारे पास लैक्टेशन वाला फेज आता है ना हमारे पास, जिसमें लैक्टोजेनिक हो गया एंड मेमोट्रोपिक हो गया। समझ आ रहा है ना, वो चीज़ हो रही है। अब तुम्हारे पास हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाएंगे इन फीमेल्स के केस में, प्रेगनेंसी कांट टेक प्लेस। क्यों नहीं हो पाएगी प्रेगनेंसी, बताओ मुझे। प्रोलैक्टिन तुम्हारा क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है GnRH को, FSH को, LH को, जिसके कारण कोई भी फॉलिकल्स नहीं बनते एंड देन हेंस नो ओव्यूलेशन। बताया था ना ये चीज मैंने तुम्हें, क्या बताया था, ये चीज बताई थी ना पूरी प्रॉपर। सेम केस प्रोजेस्टेरॉन के साथ है, प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा GnRH को, LH को, FSH को, नो फॉलिक्यूल्स, क्या बोल रहा हूँ, नो फॉलिक्यूल्स एंड देन नो ओव्यूलेशन, ठीक है। एंड दैट वाज इफेक्टिव फॉर 6 months। समझ गए प्रॉपर। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, वापस से रिपीट करूंगा, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, जब इंटेंस फेज होता है लैक्टेशन का, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं लेवल प्रोलैक्टिन के, जिसके कारण वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है अपने GnRH को, LH को, FSH को। जब फॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, जब तुम्हारा फॉलिक्यूल ही नहीं बन रहा भाई, तो ओव्यूलेशन हो कहां से जाएगा। जरा मैं तुम्हें यादों की बरहत में लेकर चलूँ, पीछे लेकर चलूँ थोड़ा सा, कहाँ गया यार, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। देखो अपना था ना ये वाला, अब देखो ये चीज़ हो रही थी अपनी, ये चीज़ क्या हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो तुम्हारे पास LH FSH नहीं बन रहा पूरा, वही बात हो रही है ना, कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म हो रहा है तुम्हारे का पूरा। नेक्स्ट सुनो, अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला तुम्हारे पास, हाँ प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो तुम्हारे पास नेगेटिव फीडबैक किसको जा रहा है, LH को, FSH को, ठीक है, हॉर्मोन्स को जा रहा है ना। तो क्या तुम्हारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे,
तुम्हारा हो क्या रहा है मुझे वो तो बताओ। कोई बन रही है, कोई ओव्यूलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। ओव्यूलेशन कब होगा? यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज के केस में, जब तुम्हारा LH बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा, किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। समझ आया? मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ साथ साथ तुम्हारा पूरा का पूरा प्रॉपर, समझ गए? नेक्स्ट सेकंड, बैरियर मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए प्रॉपर। देन अपने पास आता है अपना बैरियर मेथड्स। इसमें क्या होता है बेसिकली? बैरियर मेथड्स में बेसिकली फिजिकल मीटिंग्स अपनी रोक देते हैं, ओवम की एंड स्पर्म की, ठीक है? ओवम की एंड स्पर्म की अपनी फिजिकल मीटिंग्स रोक देते हैं। नेक्स्ट, अपने जो होते हैं ना इसमें मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स, सबको ही पता है। फीमेल कॉन्डम्स कौन से हो गए? डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। और जो कि ये हमारे पास डायफ्राम्स, वॉल्स, सर्वाइकल्स के कैप्स यूज बाय फीमेल्स नॉट कवर वेजाइना, इट कवर सर्विक्स। इंपॉर्टेंट अगेन मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा यार। देखो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं प्रॉपर, ताकि तुम्हारा ना यार बारी बारी रिवाइज हो ना ऐसे। तभी मैंने बोला तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम पढ़ता रहो। क्या बोला मैंने तुम्हें? कि जो तुम्हारी ये चीज होती है ना, ये तुम्हारी वेजाइना को कवर नहीं करती, सर्विक्स को कवर करती है। अब तुम्हारी सर्विक्स को कवर करेगी, वेजाइना तो एक्सपोज्ड है, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो सकता है? STDs हो सकता है। वाई? इसलिए मैंने लिखा रीयूजेबल है ये चीजें, जबकि कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं है। हो गया काम खत्म। देखो ये तुम्हारे पास सर्विक्स ऊपर है, वेजाइना ये चीज है, यानी कि डायफ्राम्स, वॉल, तुम्हारा सर्वाइकल कैप्स यहाँ पे कवर करेगा, यहाँ पे एक्सपोज्ड पार्ट है। जब ये एक्सपोज्ड है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ओपन होगा, है ना? समझ गए? पूरा कंसेप्चुअल समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तभी मैंने तुम्हें बोला भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहा हो पूरा प्रॉपर। नेक्स्ट देखो तुम, अपना नेक्स्ट मेथड होता है अपना केमिकल मेथड्स। देखो इसमें क्या कर रहा है केमिकल मेथड्स में, हम ना इसमें ले रहे हैं कुछ नहीं, सर्टेन केमिकल्स ले रहे हैं, क्रीम्स, फॉर्म्स, जेलीज अवेलेबल इन द मार्केट दैट हैज केमिकल्स लाइक बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा, जो कि स्पर्मिसाइडल होता है। स्पर्मिसाइडल मतलब सुसाइडल क्या होता है? मर जाना। ऐसे ही स्पर्म को रोक दे रहा है, यानी मार रहा है, उसकी अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको तोड़ रहा है, काम खत्म। ये तो नॉर्मल सा था, क्वेश्चन नहीं पूछता इनसे, नॉर्मल ध्यान रखना। केमिकल मेथड्स में क्या है? केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब। नेक्स्ट, आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, जो कि प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स। समझ के? वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जो कि अवेलेबल है डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में। पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल दूं, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती है जिन्हें बोलते हैं इनर्ट आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल है लिपेज लूप। एज इट इज याद होने चाहिए, कोई ट्रिक्स मत इस्तेमाल करो यार। लिपेज लूप कर रहा है भाई विदाउट मेडिसिन, ऐसे मान लो, ठीक है? यानी कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है अपना, क्या एग्जांपल है इसका? लिपेज लूप। और ये भी ध्यान रखना हो क्या रहा है, ठीक है? जब ये प्लेस्ड हो रही है ना लिपेज लूप यूट्रस के अंदर, जो वॉल होती है यूट्रस की, वो स्टार्ट करती है रिलीजिंग साइटोकाइनिन, जिसके कारण स्पर्म अपना ना वो उसकी अपनी एबिलिटी खो देता है टू फर्टिलाइज ओवम, ठीक है? यानी कि फैगोसाइटोसिस हो रही है स्पर्म की। समझ आया? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज क्या कर रहा है? एग्जांपल है लिपेज लूप, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, CuT, Cu7, मल्टीलोड 375। ये तीनों के तीनों एज इट इज याद होना चाहिए। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में एक्चुअली हो गया है, हम क्या बोल रहे हैं? डिवाइस दैट कंटेन्स कॉपर आयंस इज कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। सिंपल सी बात है, रिड्यूसेस स्पर्म्स मोटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फैगोसाइटोसिस कर रहा है, जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रहा है। फैगोसाइटोसिस करते हैं तो स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस होगी। देन तुम्हारे पास क्या हो रहा है? रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म, कि फर्टिलाइज ही ना कर पाए तो उसकी एबिलिटी को रोक दे रहा है वो, ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड चीज क्या आ रही है हमारे पास? हार्मोनल आयोडीज, ठीक है? इसमें क्या होता है? आयोडीज कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन, जो कि अब मुझे खुद बताना, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा कंसेप्ट आ गया ना, बहुत अच्छा वाला। प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा बढ़ रहा है, अकेला बढ़ रहा है, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा FSH को, अपना LH को। अब तो तुम्हारी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, नो ओव्यूलेशन, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो कितना आसान है? और इसका एग्जांपल क्या है? प्रोजेस्टर। अब मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा दूँ, ये चीज़ देखो, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया पूरा प्रॉपर। देखो हार्मोनल आयोडीज में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस, ठीक है? प्रोजेस्टर, हम देखो प्रोजेस्टर और प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंस है।
दैट वाज द डिवाइस प्रोजेस्टर, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज हार्मोन। प्रोजेस्टर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तब क्या कर रहा है, इट कॉजेज एन ओव्यूलेशन। इसका मतलब है ओव्यूलेशन ही नहीं होने देना है वो, ठीक है, और अपनी फैगोसाइटोसिस कर रहा है। बेसिकली तुम ये चीजें ध्यान रखना। देखो मैंने वही बताया ना, आईओडीज क्या कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को। एलएच क्या करता है, नो एलएच होगा तो अपना नो कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है, एंड नो फॉलिकल्स तो नो ओव्यूलेशन। समझ आया या नहीं आ रहा? रिलेट हो रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जिसमें मैंने तुम्हें इतना टाइम लगा के पढ़ाया था, बहुत घंटे, पूरा मतलब 2 घंटे से मैंने पूरा उसमें लिख लिख के बताया था। इस करके इस चैप्टर में मैंने टाइम सेव करा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, फिफ्थ, अपनी सेकंड लास्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि ओरल मतलब ओरली ले सकते हैं वैसे, यानी डोजेस की फॉर्म में ले लो, ये चीज़ों की फॉर्म में ले लो, ठीक है। यानी पिल्स होती है जो कि कंटेन करती है प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। तुम या तो कॉम्बिनेशन ले लो या तो अकेले ले लो, है ना। डोजेस क्या है इसकी, देखो, टेकन ओरली डेली फॉर 21 डेज, यानी तुम 21 दिन के लिए इसको डेली लो। देन उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज, कोई भी तुम किसी भी 5 डेज के बीच के दौरान तुम ले लो, ठीक है। वर्किंग क्या है, फॉर 21 डेज कंबाइंड पिल्स ले लो, ठीक है, और जो कि तुम्हारा कंबाइंड पिल्स है वही यार नेगेटिव फीडबैक भेजेगा जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को, नो फॉलिकल्स, नो ओव्यूलेशन, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। एंड दैट वाज द बेस्ट मेथड कि तुम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर दो। समझ रहे हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे वो चीज़ बताओ तुम। नेक्स्ट, अब देखना, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ कोर्स कर रहा है। देखो, आफ्टर 21 डेज ब्लीडिंग्स अकर। अब जब ब्लीडिंग अकर होगी ना 7 दिन के लिए ना, हम उनको आयरन टैबलेट्स दे देते हैं, आयरन टैबलेट्स दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए तुम, ताकि ब्लीडिंग्स ढंग से इतनी भी ज़्यादा ना इंटेंस हो जाए। नेक्स्ट, अब बोला था ना सहीली के बारे में पढ़ेंगे, दैट वाज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि सीडीआरआई के दौरान लॉन्च हुई थी, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल है, यानी स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल है। दैट हैज अ केमिकल नोन एज सेंट्रोक्रोमैन, ठीक है, सेंट्रोक्रोमैन, समझ गए। नेक्स्ट, वंस अ वीक पिल है। अब इसमें फोकस से सुनना, वही कंसेप्ट है, घूम के वही आएगा। मैंने बोला है ना तुम्हें, स्टार्टिंग लेक्चर से बोलता गया हूं मैं। देखना, एंडोमेट्रियम है, अंदर वाली लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जिसकी वेजाइना उसकी अपनी यूट्रस की, है ना। नेक्स्ट, अपना एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है ये पूरे के पूरे। अब यहां पर आके तुम्हारे पास सहीली एक्ट करेगी एज स्पर्म, ठीक है, SERM, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिवली एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी सेलेक्टिवली एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है जो कि मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं, यानी मॉडिफाइज करते हैं, ठीक है। अब देखना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, एंडोमेट्रियम है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रोलिफरेट करेगा, यानी कि इसको बनाएगा, एंडोमेट्रियम को बनाएगा। जरा मैं वापस लेक्चर चलता हूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना, इस बच्चे को नहीं आई ना, मतलब समझ जाओ, फिर मैं तुम्हारा पूरे रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखो, 1 से 5 दिन के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, यानी ब्लीडिंग हो रही है। एस्ट्रोजन जब एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम पे तो प्रोलिफरेशन होगा, यानी एंडोमेट्रियम वापस से बन रही है। वही बात हो रही है ना यहाँ पे, तो क्या रहा है, वही बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर से एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर रहा है। अब मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर इज मॉडिफाइज रिसेप्टर्स, यानी कि नो प्रोलिफरेशन तो नो इम्प्लांटेशन, समझ गए, तो नो ओव्यूलेशन तो नो प्रेगनेंसी। ये ऐसे काम करती है पिल्स। अब मुझे तुम बताना कि मतलब तुमने इतने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, मतलब इतना ढंग से नोट्स इसलिए हेल्प करता है, पूरा प्रॉपर तुम्हें समझ आ जाए। नेक्स्ट, 6th, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, ठीक है। इम्प्लांट्स भी वही है, प्रोजेस्टेरॉन ले लो या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन ले लो कंटेनिंग सिलिकॉन्स वगैरह, कैप्सूल्स प्लेस्ड सबडर्मली, यानी कि स्किन के नीचे फैन शेप्ड की मैनर की तरह, ठीक है। या तुम इंजेक्टेबल्स ले लो, ठीक है, जो कि इंजेक्शंस के दौरान हो जाती है इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इन प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, नोर प्लांट्स, ये तो डायरेक्ट रखना है कि नोर प्लांट्स ले लो, ठीक है, एग्जांपल इसका, और इफेक्टिव फॉर 5 years, और टुगेदर अगर काम कर रहा है ना, तो वर्किंग सिमिलर होती है पिल्स की तरह, यानी इनकी तरह ही है, पिल्स की तरह ही तो यार। उसमें भी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह काम हो रहा है ना। तो साइड इफेक्ट्स क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, देखो मुझे बताओ। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्रेक्स थ्रू ब्लीडिंग एंड नॉजिया हो गई, वॉमिटिंग वगैरह, एब्डोमिनल पेन हो गया, एंड ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मोस्ट कॉमन है। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। एंड तो अपना नेक्स्ट पढ़ने से पहले अपना
अपना परमानेंट मेथड पढ़ने से पहले जरा क्विक रिकैप करें, क्विक रिकैप हो जाए, ठीक है। चलो देखो, मुझे बताओ, देखो हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया भाई, WHO है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल। फैमिली प्रोग्राम्स आ गए, इंडिया पहली कंट्री थी भाई 1951 में कर दी। एम क्या था RCH का, बेटर प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस। और मेजर रोल किसके दौरान प्ले किया गया, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स। Strategies I, various audiovisual programs by government and non-government to create awarenesses. Gender equality, sex education आया, people should aware about sex, crime, sexual abuse, awareness about STDs, awareness about menstrual hygiene, CDRI, ठीक है, यानी लखनऊ के दौरान हुई थी। डेवलप न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवल्स, सहेली के बारे में हमने पढ़ा, नॉन स्टेरॉइडल है, जो कि केमिकल होता है इनके अंदर सेंट्रोक्रोमैन, ठीक है, वंस अ वीक पील है, जो कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम के जो प्रोलिफरेट कर रहा है ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में, सहेली वहाँ पे एक्ट करेगी, उसको रोक देगी, तो इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगी, ठीक है। हमने पढ़ा फिर अपना एम्नियोसेंसेस, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था टू परफॉर्म 14 से 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, एनालाइज करते हैं कोई भी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सी हो सकती है अपने पास, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, थैलासीमिया एंड थैलासीमिया बोल रहा हूँ, हीमोफीलिया एंड डाउन सिंड्रोम। एंड इट वाज बैन इन इंडिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू इंक्रीज केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। नेक्स्ट मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हो रही है अपनी। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। पोस्ट नेटल केयर हो रही है और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं पूरी की पूरी, जिसमें क्या रिक्वायर कर रहा है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सपर्टीज, मटेरियल अवेबिलिटीज। सॉरी यार, मेरा ना गला बहुत दर्द कर रहा है और जिसके कारण एक दो टर्म्स यहाँ वहाँ मिस यूज हो रही है, बट तुम्हें कंसेप्ट समझ आ रहा है ना। एंड प्लीज कमेंट मत करना ऐसे उल्टे सीधे कि तुम ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, क्योंकि यार पंखा बंद है, बहुत गर्मी है, ठंडा पानी वैसे पी रहा हूँ, मेरे गला बहुत दर्द हो रहा है, और क्योंकि गर्मी में पढ़ाना पंखे बंद करके तुम्हें खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा। देखो इंडिपेंडेंट के दौरान अपनी कितनी थी इंडिया की 350, 2000 के दौरान क्लोज टू 1 बिलियन, 2011 के दौरान 1.2 बिलियन, वर्ल्ड के दौरान 1900 में कितनी थी 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2। नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ न्यूबॉर्न, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ ऑफ मदर, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने ये चीज देखी, फिफ्थ रिप्रोड्यूसिबल एजेस के ग्रुप्स देखे, ठीक है, माइग्रेशन देखा, इमिग्रेशन ऐड होना, इमिग्रेशन एग्जिट करना, ठीक है, नॉट डाल के हमने बताया 2% लेस थी 2011 में, ठीक है। और क्या क्या मेजर कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर मैरिजेबल तुम एजेस कर दो प्रॉपर, 21 कर दो मेल में, 18 कर दो फीमेल में भाई, तुम ले लो इंटेंसिव क्या बोल रहे हैं यार, इंसेंटिव्स ले लो टू स्मॉलर फैमिली, ठीक है, तुम उनको ना मोटिवेट कर दो स्लोगन्स के दौरान, ठीक है, लाइक हम दो हमारे दो, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज परफॉर्म्ड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ले लो यार पूरे, कैसे रहने चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो, प्राइवेसी दे, ली साइड इफेक्ट्स हो, ठीक है, इफेक्टिव हो अपनी प्रेगनेंसी का अगेंस्ट, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, और रिवर्सेबल भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए, है ना। बेसिकली तो था ही अपना। और फिर हमने मेथड्स देखे अपने, टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स, ठीक है। टेम्पररी मेथड्स, नेचुरल, सेफ पीरियड, रिदमिक पीरियड, कैलेंडर पीरियड मेथड जैसे हम बोलते हैं अपना, और एक मेथड क्या बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। देन विड्रॉल मेथड्स, लैक्टेशनल एमनोरिया, बैरियर, केमिकल, आईओडीज, ओरल एंड इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स, ठीक है। देन हमने देखा अपना ये वाला पीरियोडिक एब्सटिनेंस वाला, 10 से 17 के बीच में तुम क्वाइटस मत करो, क्योंकि हाईली अपना वो फर्टाइल पीरियड होते हैं, ठीक है, तुम कर रहे हो तो पूरा बच्चा पैदा हो जाएगा, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो सकती उसको दौरान। विड्रॉल मेथड जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, तुम वजाइना से निकाल रहे हो पेनिस, ठीक है। हाईएस्ट फेलियर रेट, लैक्टेशनल एमनोरिया, तुम इंटेंस लैक्टेशन फेज, अपना लैक्टेशन फेज के दौरान तुम्हारे पास क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, जो कि नेगेटिव फीडबैक भेज दे रहा है एफएसएच को, एलएच को, जो कि फॉलिकल्स नहीं बनाएगा, फॉलिकल्स नहीं बनाएगा तो ओव्यूलेट नहीं होगा, देन ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, काम खत्म भाई। इफेक्टिव होता है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। बैरियर मेथड ले लो तुम, कॉन्डम्स एंड देन कॉन्डम्स ले लो, जो कि फीमेल्स के केस में होती है और मेल्स के केस में होती है। मेल्स के केस में निरोध ले लो,
और फीमेल के केस में ले लो फेमिशील्ड ले लो, ठीक है, जो कि नॉन रीयूजेबल है, जबकि डायफ्राम्स, वॉल, सर्वाइकल कैप्स ये सब तुम्हारी रीयूजेबल है, जो कि फीमेल के केस में है। सर्विक्स को करेगी, वजाना को एक्सपोज रहता है, जिसके कारण तुम्हारा एसटीडीज हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा फिर हमने पढ़ लिया नॉर्मली कि हमने तीसरा चीज़ पढ़ी केमिकल मैथड्स। केमिकल मैथड्स में हमने देखी स्पर्मिसाइडल चीज़ें, ठीक है। तुम क्रीम्स, फॉर्म्स, जेलीज, ये सब बोरिक एसिड, ये सब तुम्हारे केमिकल कंटेन्स करते हैं जो कि स्पर्म्स को मार देते हैं भाई, उसकी अपनी भाई उनकी उसको मार देता है इनएबिलिटी को, ताकि कर ही नहीं पाएगा फर्टिलाइज। नेक्स्ट आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, भाई तुम देख लो प्लेस्ड यूट्रस के अंदर, ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर के दौरान वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, अवेलेबल है डिफरेंट शेप्स के अंदर, नॉन मेडिकेटेड है, जिन्हें बोलते हैं इनर्ट, जो कि लिपिस लूप है, लूप कर रहा है भाई, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, जो कि यूट्रस तुम्हारा प्लेस करेंगे जब उसको यूट्रस के अंदर, देन यूट्रस तुम्हारा स्टार्ट रिलीजिंग साइटोकाइनिन्स, जो कि सप्रेस कर देगा उनकी अपनी फर्टिलाइजिंग पावर को। नेक्स्ट कॉपर रिलीजिंग CuT-Cu7 मल्टीलोड 375, ठीक है, डिवाइस जो कि कंटेन करता है कॉपर आयंस को, फैगोसाइटोसिस कर रहा है स्पर्म की, तो ठीक है, स्पर्म की बाय रिड्यूसिंग मोटिलिटी, ठीक है, देन रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। देन हार्मोनल में क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन ले रहे हो तुम, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइस ले रहे हो, जो कि क्या है, प्रोजेस्टर। अब प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइस ले रहे हो तुम, प्रोजेस्टर है वो, ठीक है, जो कि ओव्यूलेट नहीं कर पाएगा, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी बच जाएगी, समझ गए। देन ओरल, तुमको ओरली ले रहे हो, 21 दिन के लिए टैबलेट ले रहे हो, देन तुम्हारा 7 दिन इंटेंस ब्लीडिंग होगी, तो उसके लिए तुम क्या करोगे भाई, 7 दिन ब्लीडिंग के लिए आयरन पिल्स लोगे, राइट, देन आयरन पिल्स लोगे, देन सहीली तो आ गया अपना पास, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सेंट्रोक्रोमैन, जो कि केमिकल कंटेन होता है, ये बता ही दिया मैंने तुम्हें। देन इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स इंजेक्शन की फॉर्म्स में, और इम्प्लांट्स तुम फैन शेप लाइक होती है, तुम नॉर प्लांट्स ले लो, 5 मंथ के लिए इफेक्टिव है, सॉरी 5 साल तक के लिए इफेक्टिव है ये, और ये इनका वर्किंग सिमिलर होता है पिल्स की तरह। 40 मिनट के अंदर पूरा कवर करा दिया। मुझे बोलो भाई तुम क्या समझ नहीं आया पूरा चैप्टर में, समझ आया क्या नहीं, मुझे वो बताओ तुम, रहा कितना गया, बस खत्म, 1 2 3 टॉपिक खत्म। देन ये मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा पूरा का पूरा, 1.5 घंटा लग सकता है, यानी कि क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी भी कराने वाला हूँ, इस टॉपिक को ख़त्म कराते हैं पूरा का पूरा अच्छे से। तो चलिए पढ़ाते हैं अपना परमानेंट मेथड्स, उसके ऊपर जो लिखा पड़ा है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं भाई, देखो एमरजेंसी तब होता है जब रेप केसेस हो या कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि भाई लेनी है, तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन अपनी पिल्स लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपनी आई पिल ले लो या अनवांटेड 72 ले लो, ठीक है, इन द केस ऑफ रेप या कैजुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर फेल हो जाए कॉन्ट्रासेप्टिव अपने मेथड्स वगैरह, ठीक है, समझ गए। 72 आवर्स के अंदर हमें लेनी पड़ती है। सिंपली क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा 72 आवर्स के अंदर अपनी हमें लेनी पड़ती है। नेक्स्ट परमानेंट मेथड्स के अंदर क्या है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, नाम से समझ आ रहा है, वास डेफरेंस को तुम कट कर रहे हो। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आउटपुट हो सकता है, मैं वापस से लेके जाऊँगा तुम्हें थोड़ी याद की बारात में यादों की बारात में, कि देखो ये अपनी क्या है, वास डेफरेंस है ना, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकल रही है, काट रहे हैं ऐसे हम भाई, इसको हमने काट दी, तो भाई मुझे तुम्हें यहाँ पे क्लियर होगा सबसे अच्छे में ज़्यादा। तो यहाँ देखो, दैट इज वास डेफरेंस, काट रहे हैं हम इसे, देखना स्पर्म जो तुम्हारा है इसमें क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास जो स्पर्म है इसमें, यानी कि भाई क्या होगा उसका, जा पाएगा आगे, कहाँ तक जा पाएगा, वो चीज़ मैं इसको इसमें से समझाऊंगा अच्छे से। एक बार टॉपिक पढ़े पूरा प्रॉपर, ताकि अच्छे से रिकैप्चुलेट हो जाए इसमें। देखो एक बार पूरा पढ़ता है, देन उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ पे जाके समझाऊंगा, तब तुम्हें क्लियरिटी होगी। देखो वासेक्टोमी क्या है, मेल्स के केस में स्टरलाइजेशन है, और फीमेल के केस में कौन है, ट्यूबेक्टोमी है। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप बाय अ स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम में इंसिजन लगा रहे हैं, वहीं से टाइड अप कर देंगे। और इसमें क्या हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में हम कट कर रहे हैं एंड वेजाइना या एब्डोमेन में इंसिजन कर देंगे, ताकि टाइड अप कर सके उसे, है ना। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्पर्म इज ब्लॉक, यानी कि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसमें क्या हो रहा था, ओवम ब्लॉक हो जाएगा, और ये इमीडिएटली इफेक्टिव है, जो कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पर्म रह जाएगा। और इसमें क्या होता है, सीमेन विदाउट स्पर्म, देखो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इक्वल्स टू सीमेन, और सीमेन तो है बट स्पर्म्स नहीं है, तो क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा तो हो गई, है ना,
समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जो कि विल बी इजैकुलेटेड, जो इजैकुलेट होगा वो सीमेन होगा, नॉट स्पर्म। समझ रहे हो? नेक्स्ट, नॉट दिस डजंट इनहैबिटेट। इनहैबिट मतलब का मतलब होता है कि उसको रोकना, यानी रोक नहीं रहा है उसको, यानी दिस डजंट इनहैबिट गैमेटोजेनेसिस एंड हार्मोन प्रोडक्ट्स, यानी हार्मोन जो प्रोडक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब वो नहीं रोक रहा है भाई, वो तो होंगे यार। अब किसी को ना गलत फहमी होती है कि वासेक्टोमी हो गई, ट्यूबेक्टोमी होगी, नस बंदी होगी तो उसके कारण ना सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अपने स्टॉप हो जाएंगे। नहीं, गलत सोच है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी देख रहे हैं। मेडिकल टर्मिनाइजेशन में क्या होता है? वॉलेंट्री अबॉर्शन होता है, यानी कि ये ना वर्ल्ड वाइड हुआ था, 45 से 50 मिलियंस एमटीपी ना परफॉर्म हो रही थी हर रोज़ भाई साहब। तो भाई जो कि 1/5 है टोटल प्रोग्राम्स की, सॉरी प्रेगनेंसीज की, ठीक है। दैट वाज लीगलाइज्ड इन 1971 इन इंडिया। इंडिया में कब लीगलाइज्ड हुई थी? 1971 के अंदर। इसका मेन एम क्या था? मेन एम होना क्या चाहिए था? जो कि बचाए पूरा का पूरा, जिसमें कि तुम्हारे पास जेनेटिक आ जाए, कोई डिसऑर्डर, डेवलपिंग चाइल्ड, अगर कोई स्टिल बर्थ हो जाए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, बट इसका मिसयूज हो रहा था, ठीक है। तो बट इसका एक एम हो नहीं था, जिसके कारण पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो। पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करना इज नॉट एम ऑफ दिस। इसका एम एक्चुअल में क्या था? अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2017 के अंदर हुआ था, इफ प्रेगनेंसी अप टू 12 हफ्ते अगर हो, तब हम उसको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर लेते हैं, ठीक है, डू अबॉर्ट। अब मुझे बताना 12 हफ्ते को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, यानी तीसरे मंथ में क्या बन रहा है? तीसरे मंथ में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बन रहे हैं, है ना? बन रहे हैं ना? अगर तुम्हें यार वो याद है तो, अगर मैं वापस लेके जाऊँ पीछे, बहुत वो रह जाएगा यार, मतलब याद होना चाहिए ना ये वाला, ये चीज़ तो याद है तुम्हें, मैंने बताया था। फर्स्ट मंथ में क्या बन रहा है? दिल बन रहा है। दूसरे मंथ में लिम्स एंड डिजिट बन रही है। तीसरे मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन रहा है। फिफ्थ मंथ में क्या बन रहा है? हेयर्स अपीयर ऑन हेड्स, फर्स्ट मोमेंट बेबी की। छठे मंथ में हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी, आईलैशेस वगैरह, है ना? देखो मैंने वापस से रिकैप करा दिया, इतनी ऐसी आदत है ना मेरी, वापस से रिकैप करा दो पूरा का पूरा। नेक्स्ट, अगर मोर देन हो जाए 12 हफ्ते या लेस देन हो जाए 24 हफ्ते, ठीक है, इनके बीच में हो, तब अपने 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर लेते हैं, बस यही काम था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसटीडीज या एसटीआईज या वीडी। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, ये मैंने बताई दिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वर्नल डिसीजेज, जो कि 15 से लेकर 24 एज ग्रुप के अंदर दिखता है। ये पूरा एज इट इज याद होना चाहिए। क्लैमिडियासिस, यानी कि क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, देन गोनोरिया, निशेरिया गोनोरिया, ठीक है, स्पेहिल्स, एंड देन इसको बोलते हैं स्पाइहिल्स, या तुम बोल दो सिफिलीज, ठीक है, देन ट्रैपोनीमा पैलिडीमिया, ठीक है, ट्रैपोनीमा पैलिडियम, ठीक है, ट्रैपोनीमा पैलिडियम। तुम बारी बारी रिकैप करोगे, से लिखोगे हाथ से, तभी याद होंगे। जेनेटल वॉर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनेटल हर्पीज, जिसे हम बोलते हैं अपना क्या? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, वायरस आ रहा है नाम में, तो ये तुम्हारी कौन सी होगी? वायरल डिसीजेज। एड्स अपना आ जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी, अपना हेपेटाइटिस बी वायरस आ गया तुम्हारे पास, समझ गए? देन ट्राइकोमैसिस, क्या यार ये ट्राइकोमोनासिस, हाँ ट्राइकोमोनासिस, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनिलियासिस, ठीक है, वेजिनिलियासिस। नॉर्मल ऐसे भाई यार, इसके ना उसमें मत जाना प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि बहुत ही अटपटी सी है। तुम डायरेक्ट नाम याद रखना, क्योंकि तुम्हें रटने से इसको याद है, क्योंकि ये तो रटने वाला पोर्शन है यार, कोई वैसा नहीं है कि तुम इसमें कुछ भी डीप डाउन कंसेप्चुअली पढ़ो। आई होप तुम इसको खुद कर लोगे याद, ठीक है, और ये हो ही जाता है याद, क्योंकि मैच द कॉलम आता है, नाम से समझ आ रहा है। ट्रैकोमोनासिस है तो ट्रैकोमोनास आ गया इसमें। हेपेटाइटिस बी है तो HB वायरस आ गया। एड्स है, और ये तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HIV, ठीक है। जेनेटल वॉर्ड्स है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनेटल हर्पीज है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, तो सब कुछ नाम में ही है। नेक्स्ट, ठीक है, ट्राइकोमोनासिस प्रोटोजोन डिसीजेज है, और ये तुम्हारी वायरल है, ये तुम्हारी बैक्टीरियल है। नेक्स्ट, अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं? ईचिंग हो गई गोनाड्स के अंदर, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया गोनाड्स में, स्वेलिंग्स होंगी गोनाड्स के अंदर, ठीक है, रेडनेस आ गई, तो ये सब तुम्हारे अर्ली सिम्टम्स हैं। देन लेटर सिम्टम्स क्या होते हैं? इनफर्टिलिटी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी जहाँ पर होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं हुई, कहीं पर वो दूसरी जगह हो गई। ये तो पता ही होगा ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट एड्स, जेनेटल हर्पीज,
HBV आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर। मतलब ये नहीं है, बाकी सब डिसीज है, यानी एड्स, HB और तुम्हारा हर्पीज, ये नहीं क्योरेबल है, बंदा मर जाएगा, ठीक है, तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी बट बंदा मर जाएगा, बाकी सब क्योरेबल है। बस इतना ही था इसके अंदर, इतना ही तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ इनफर्टिलिटी पे। कपल्स आर अनएबल टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। मतलब कि बच्चा ही नहीं पैदा कर पा रहा है भाई 2 साल के अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के कारण भी, तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो मेल के केस में क्या होती है, ओलिगोस्पर्मिया, जिसको हम बोलते हैं लो स्पर्म काउंट। फीमेल के केस में होते हैं इरेगुलर मेनास, ठीक है, मेंसेस। इसका मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारी इरेगुलर आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी ये सब हो जाता है इनफर्टिलिटी के कारण। इनएबिलिटी ऑफ इरेक्शन ऑफ पीनस, ठीक है, इरेक्ट ही नहीं हो पाता इनफर्टिलिटी के कारण। स्पर्म्स नॉट मोटाइल, यानी भाई जो होने चाहिए ना रिप्लेस मूवमेंट, घूम 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 करके जाता है, जो अपना अपना आता है उसमें कैपेसिटेशन में, फर्टिलाइजेशन में पढ़ रखा होगा तुमने मुझे, तो पता होगा अच्छे से टर्म तुम्हें प्रॉपर, तो वही चीज़ होती है। मोटाइल ही नहीं हो पाता वो पूरा प्रॉपर, तो एंडोमेट्रियम प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और इनएबिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स टू कलेक्ट एग। बेसिकली तो बहुत ही सिंपल था। अब सुनना, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 8 ले लो तुम भाई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ले लो, ठीक है। दोज कपल्स कैन बी हेल्प बाय दिस, यानी कि 8 के कारण ये कपल्स हेल्प करे जा सकते हैं। क्या हो रहा है, अर्लियर क्या होता था, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते थे, है ना। अर्लियर क्या होता था, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते थे। ओवम है, स्पर्म है, फ्यूज कराओगे जाइगोट बन जाएगा लैब के अंदर, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है टू द बॉडी, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है इसमें बॉडी के उसमें, यानी किस में होगा बॉडी, किसकी बॉडी में ट्रांसफर होगा जाइगोट, बताओ मुझे, फीमेल के केस में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ना इसको हम लिख लिख के देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, आर्ट के उसमें। देखो आर्ट ना हमारी 2 तरह से होती है कलाएं तुम्हारी 2 तरह से होती है इसमें, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो भाई, विट्रो आउटसाइड ओ एंड आउटसाइड विट्रो, ठीक है, नॉर्मल ध्यान रख लो, ठीक है। तो आउटसाइड है टी और टी, यानी आउटसाइड हो गया। वीवो, ठीक है, यानी वीवो इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इन विट्रो, और आउटसाइड द हो रही है तो तुम्हारी सॉरी इनसाइड हो रही है तुम्हारी इन वीवो। देखो एग्जांपल्स क्या है, नेक्स्ट हम इसमें ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा फ्लो चार्ट्स बना के। देखो तुम्हारे एग्जांपल्स क्या आते हैं, इन विट्रो में जिफ्ट आता है और ICSI आता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बनाएंगे इसमें अपना हम जिफ्ट बनाएंगे, ठीक है। जिफ्ट मतलब जाइगोट, ठीक है, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही समझना। नेक्स्ट जिफ्ट आता है तुम्हारे पास, और इसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास, ICSI। ये क्या कर दिया, उल्टे पेन से कर दिया मैंने पूरा, कोई नहीं, ठीक है। इसको तुम लिख के समझेंगे पूरा का पूरा क्या हो रहा है इसमें अपना। देखो जिफ्ट में क्या हो रहा है, एक हमने ओवम लिया और एक ना स्पर्म लिया, डोनर हस्बैंड से और डोनर फीमेल से, ठीक है। अब जो जाइगोट बनेगा, मान लो ये जाइगोट बन गया, अब इसको, ये आउटसाइड बना, ध्यान रखना आउटसाइड फॉर्म हुआ है। अब आउटसाइड फॉर्म हुआ है ना, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर करेंगे इसे हम, यानी ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ट्रांसफर ना फेलोपियन ट्यूब के अंदर तब होगा जब अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज आ जाएगी, ठीक है। ब्लास्टोमेयर मत पूछना क्या होता है क्या नहीं, बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। अप टू जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में तब कब ट्रांसफर हो रहा है, जब 8 ब्लास्टोमियर है, और जब तुम्हारा जाइगोट तुम्हारा ट्रांसफर होगा यूट्रस में, ट्रांसफर इनटू यूट्रस, तब हम उसे क्या बोलते हैं, वो भी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास मोर देन 8 होता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, ठीक है। इसमें विद इन ब्लास्टोमियर 8 है तुम्हारा, तो फेलोपियन ट्यूब, और जब तुम्हारा बढ़ जाएगा तब हम उसे बोलते हैं अपना इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। इसका भी नाम होता है
यू टी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। नाम से समझ आ रहा है, यानी यूट्रस के अंदर तुम ट्रांसफर कर रहे हो। समझ आ गया पूरा का पूरा? बहुत अच्छे समझाया मैंने लिख लिख के कि जिफ्ट का मतलब क्या है। जिफ्ट यानी कि ज़ायगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। ट्रांसफर हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब 8 है, काम खत्म। यूट्रस में होगा तुम्हारा जब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर रहे हो। नेक्स्ट ICSI। अब क्या हो रहा है इसके केस के अंदर, देखना ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, ओवम है, ये ओवम है तुम्हारा, ठीक है, ओवम है। इसमें अपना हम इंजेक्शन लगा रहे हैं भाई, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन से के द्वारा अपना स्पर्म भेज रहे हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ दिस नीडल स्पर्म इज डायरेक्टली इंसर्ट, ठीक है, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। इसमें क्या हमारा स्पर्म और कहा जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या इसके अंदर भाई समझ आया है नहीं आया? आ ही गया होगा यार, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको लिख के समझाया जो, ठीक है। क्योंकि चाहता तो मैं ना इसको ना लिखा लिखाया ले आता, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि अगर लेक्चर इतना बढ़ रहा है कोई नहीं, तुम आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लो, बट समझ आए कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इन वीवो देखो, इन वीवो में क्या आता है, पहला इसमें है जिफ्ट और दूसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट इन वीवो में भी 2 हैं, ठीक है। पहला गिफ्ट, GIFT, क्या कर दिया, GIFT है, S नहीं है, GIFT है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है, यानी कि गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें गैमीट्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी कि ओवम इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल हु कांट प्रोड्यूस्ड एन ओवम, जो कि प्रोड्यूस्ड ही नहीं कर सकती ओवम। बेसिकली इसमें तो कर रही है ना प्रोड्यूस, देखो फीमेल इसमें प्रोड्यूस कर पा रही है ओवम, बट इस केस में फीमेल कांट प्रोड्यूस ओवम, तो तभी हम ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी किस में, फेलोपियन ट्यूब में। नाम से समझ आना चाहिए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। यही कंडीशन होती है बस। देखो प्रेगनेंसी क्या कर रहा है फीमेल में, फीमेल में ये क्या हो रहा है, ओवम प्रोड्यूस्ड नहीं कर रही है, बट फीमेल कैन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी कंडीशंस जो कि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। बट फीमेल कैन प्रोवाइड कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी कंडीशंस। समझ आया जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? तुम हाँ गिफ्ट दे रहे हो भाई, लो भाई अगर तुम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे ना तो तुम ये गिफ्ट पकड़ो। जिफ्ट में क्या है, तुम्हारे पास तो है ही भाई, तो ट्रांसफर कर दो फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में कर दी, हाँ फेलोपियन ट्यूब में कर दी 8 ब्लास्टोम ईयर, और अगर मोर देन हो गया तुम्हारा IUT हो जाएगा। हो गया ना क्लियर पूरा का पूरा। नेक्स्ट दूसरा AI वो वाला AI नहीं है, आर्टिफिशियल अपना इसमें वो नहीं है, तुम कहाँ समझ रहे हो AI इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन है, इनसेमिनेशन मतलब बहुत अच्छा से समझाया था मेरे प्रोडक्शन में, ट्रांसफर करना, ठीक है। यानी इस केस में क्या है, मेल का स्पर्म मोटाइल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म लेस स्पर्म लो काउंट है, यानी कि बहुत ही ओलिगोस्पर्मिया से झुलझ रहा है बंदा। तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्म काउंट क्या है, लेस है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, इनएबिलिटी टू फ्यूज विद फीमेल, काम खत्म। तो AI के दौरान करेंगे, यानी कि इंसेमिनेशन कराएंगे यूट्रस में, इनटू यूट्रस, ध्यान रखना। AI अगर AI हम क्या कर रहे हैं, AI इज डन if insemination is done into uterus, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपना इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन,
ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखो अब मैं ना तुम्हें पूरा इसको अभी क्विक रिवाइज कराता हूँ। देखो तुम्हें ना समझ आ जाएगा पूरा पूरा। भाई पसीने इतने टपक रहे हैं मेरे माथे से बहुत ज़्यादा। भाई देखो देखो तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा, देखो मैंने अभी साफ करे अपने शिट से। नेक्स्ट देखो, जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट क्या है? गैमीट, जो कि नहीं प्रोड्यूस कर रहा है भाई फीमेल, ओवम हमने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। देन इस केस में क्या आ रहा है? अप टू 8 ब्लास्टोमियर तुम्हारा क्या आ रहा है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और इसमें क्या आ रहा है तुम्हारे पास? एआई में अगर इंसेमिनेशन हो रही है तुम्हारे पास, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है तो यूट्रस के अंदर, तो हम क्या बोल देंगे? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, सिंपल है, खत्म चैप्टर पूरा का पूरा। बहुत अच्छे से कराया मैंने, ठीक है। लेट्स रीड एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर। कर दे एक बार एनसीईआरटी रीड जल्दी से। देखो और एक चीज़ हाँ बताना चाहूँगा, सैरोगेट मदर, ये तो पता होता है यार सबको कि जो फीमेल अपना कंसीव करना चाहती है दूसरी मदर के उसमें, ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो हो, वो सब ये तो पता ही होता है सबको। एनसीईआरटी देखते हैं यार, इसकी हमने पढ़ी ली थी, ठीक है। और इम्प्लांटेशन की तो मैंने शायद इसमें दिक्कत आ रही होगी, पता नहीं मुझे, तो मैंने मुझे कमेंट नहीं करा, मुझे बताना क्योंकि हो गया होगा ये वाला, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, या तुम खुद पढ़ लोगे यार, भर रखा है मैंने पूरा का पूरा पेजेस, तुम्हें समझ ना आएगा अभी, मैंने पूरा भर रखा है। बट बताओ मुझे यार, खुद बताना कि समझ आ जाएगा या नहीं आएगा, वरना तुम इसको देख लेना। देखो तुम्हारा एक और बारी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से पूरा का पूरा। देखो मैं अगर पूरा प्रॉपर पढ़ना चाहूँ इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, देखो हमारा क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अपना अपना होना चाहिए क्या? फिजिकल, सोशली और बिहेवियरली, है ना, ये सब होना चाहिए प्रॉपर। वो ये डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, वही ये पैराग्राफ बोलता है बेसिकली। और इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल्स टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन एज अ सोशल गोल्स, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 के अंदर। आई थिंक ना एनसीईआरटी तुम पढ़ सकते हो खुद इस चैप्टर की। देखो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन है, ये तुम खुद पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। जो मैंने लिखा है ना बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन तुम पढ़ लेना, और जो चीज़ें मैं है ना इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी की मेन एक्चुअल चीज़ हैं, वो मैं तुम बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखो ये वाला पैराग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना इसको ज़रूर कि तुम्हारा कॉपर आयंस क्या कर रहा है। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म्स मोर्टेलिटी, ठीक है। जब कॉपर आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? स्पर्म की मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर रहा है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर रहा है। पिंक से मैंने हाईलाइट कर रहा है क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें रटना है इसको, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या कर रहा है हमारा? क्या कर रहा है हॉर्मोन्स? यूट्रस को अनस्टेबल बना रहा है फॉर इम्प्लांटेशंस, ठीक है, तुमने दिख रहा है ना, हाँ, फॉर इम्प्लांटेशंस एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताई हैं यहाँ पर, क्योंकि ना मेरे गले की बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है और पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चैप्टर मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, आई होप तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना। मैं चाहूँगा, क्लियर नहीं है एनसीईआरटी ये, वरना ना मुझे एक एक चीज़ समझानी थी एनसीईआरटी में। मैं शायद सोच रहा हूँ कि अलग से मैं सेशन ले लूँ एनसीईआरटी का, पूरा प्रॉपर अच्छे से सीक्वेंस लिखवाऊँ इसकी, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें यार एनसीईआरटी पढ़ने में बिल्कुल भी, आई गारंटी हूँ, अगर तुम इसके बाद पढ़ोगे तो, ठीक है। बाकी मैं अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, डायग्राम्स देख के जाना, ठीक है। ये चीज़ें देखना कि क्या हुआ डेवलप बाय CDRI, सब कुछ चीज़ें आ रही है तुम्हारा, देख लो अपना 72 आवर्स वाला एमरजेंसी वो चीज़ आ गई, ठीक है। और ये स्टरलाइजेशन तुम देख लो यार, कट रहा क्या नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ें सब कुछ है, पढ़ ही लिया है चैप्टर में पूरा का पूरा, ठीक है। हर चीज़ें देख ली हमने, और ये भी पूरा का पूरा पैराग्राफ देखो तो एनसीईआरटी में लिख नहीं रखा, बट हमें पूरा पता होना चाहिए कौन किसकी बीमारियाँ हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अनएबल टू प्रोड्यूस्ड इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस, है ना, वही चीज़ होगी। ये पूरा पैराग्राफ हमने अच्छे से लिख के समझा। ये पूरे पैराग्राफ में 10 मिनट लगाए स्पेशली, वरना 5 मिनट में मैं करके छोड़ देता, 5 मिनट में वीडियो बन के दूर हो जाती। प्लीज़ मेहनत को थोड़ा लाइक करना, और एनसीईआरटी तुम्हें ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो